Hello everyone, welcome to Biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our new chapter from your NCERT class 12, that is evolution. ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू द जेनेटिक्स खत्म कर दी थी. अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे जेनेटिक्स को भी लेके कि हाउ द इवोल्यूशन हैज बीन टेकन ओवर, इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम लोग ये सिलेबस में इंक्लूड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी यहाँ पे. देखेंगे हम लोग कि लाइफ फॉर्म कैसे ओरिजिनेट हुआ है, ये सारी बातों का यहाँ पे डिस्कशन होगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए. इवोल्यूशन, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिवर्स को लेके. So 20 billion years ago, okay, यूनिवर्स कब फॉर्म्ड हुआ था? अराउंड ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर एगो, ओके. और उसके बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर एगो, whereas the life has originated around 4 बिलियन ईयर एगो. तो ये तीनों के तीनों जो नंबर आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये कंपलसरी है, आपको कंपलसरी याद रखना है एज अ क्वेश्चन, ओके. सो यूनिवर्स का फॉर्मेशन 20 बिलियन ईयर एगो, अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर एगो, and life originated around 4 billion year ago, okay. अभी कंडीशन क्या हो सकती थी तभी अर्थ के ऊपर, ये सोचने वाली बात है, ठीक है. सो कंडीशन के बारे में बात करते हैं. सो कंडीशन ऑन द अर्थ ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन द लाइफ हैज बीन ओरिजिनेटेड, तभी की बात चल रही है. सो हाई टेम्परेचर था, ओके, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर था, अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड के पास, ओके. लाइटर एलिमेंट्स प्रेजेंट हुआ करते थे एटमॉस्फेयर में, ओके, जो कि फ्रीली फॉर्म गैसेस थे, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर वेपर्स अवेलेबल थे. लेकिन वहां पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो हम लोग कहते हैं O2 का फॉर्मेशन नहीं था, ओके. O2 इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, okay. Other than this, what are the core of the earth was consist of? So iron and the nickel were the considered as the core of the earth, ठीक है. अब जब एक और बात है, तुम लोगों को यहाँ पे क्लियर कट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट एटमॉस्फेयरिंग वाज रिड्यूसिंग. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? देखो, ऑलरेडी पॉइंट मेंशन किया है कि नो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट. मतलब क्या? ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं था, तो ऐसे एटमॉस्फेयर को हम लोग कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहते हैं. क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ओके. एंड यूवी रेस काफी ज्यादा अमाउंट में पाए जाते थे, ओके. सो दिस आर सी फेवर्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन. सो यूवी रेस जो थे वो काफी डायरेक्टली एक्सपोज हुआ करते थे, ओके, नेचर में. सो लेट्स कमिंग टू द ऑन दिस बेसिस ओनली हम लोग थियरीज के बारे में बात करेंगे. तो देखो, इन शॉर्ट इसके बारे में स्टडी करना जरूरी हो गया था, क्योंकि ये सारे जो भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन थे सबको आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, ओके. तो सब लोग अपने अपने काम में जुड़ गए थे, ठीक है. तो कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा था, जैसे कि देखो स्पेशल क्रिएशंस, तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल कहा गया था इट इज अ चैप्टर ऑफ जेनेसिस, ओके. जेनेसिस का मतलब क्या है? जो पहला आदमी था उसको एडम के नाम से पहचाना जाता था, और जो फर्स्ट वुमेन थी वो ईव के नाम से पहचानी जाती थी. सो ऐसे करके सिनेरियोज आए और उनके थ्रू हमने बाकी का सारा जो लाइफ फॉर्मेशन हुआ, ओके. उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय हिंदू माइथोलॉजी ओवर हियर? लाइक ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ऐसे माना जाता है, ओके. तो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, जो फर्स्ट इंसान जो था, फर्स्ट मैन जो था, उसको मनु नाम दिया था, वेयर एज द फर्स्ट वुमेन जो थी उसको नाम दिया था श्रद्धा करके. और इन दोनों से द लाइफ हैज बीन मूव फॉरवर्ड, ओके. दैट इज द कंडीशन ओवर हियर. अगर कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करें, जैसे कि जो कि नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, ऐसे नॉन लिविंग फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ थ्योरी सामने आई थी कि हाँ, कि ये नॉन लिविंग फैक्टर्स के वजह से लाइफ हैज बीन ओरिजिनेटेड. जैसे कि ये जो थ्योरी थी ये वॉन हेलमोंट ने बताई थी. तो ये बंदा बोल रहा था हेयर ऑफ द टेल ऑफ व्हाइट हॉर्स, ओके, हैज बीन गिवन राइज टू द गॉर्डियस, ओके, हैज बीन गिवन राइज टू द लाइफ, दैट इज अ गॉर्डियस. तो ये यहाँ पे एक सोचने वाली बात है. दूसरा बात जो है, mud of Nile river has been considered has given rise to the organisms, okay, those who are developed over there, okay. उसके बाद अलावा, इसके अलावा भी हमारे पास जैसे कि बायोजेनेसिस थ्योरी आती है, जो कि बोलती है मींस नो मींस सी एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग्स. तो ये सारी जो ए बायोजेनेसिस जो थ्योरी है, एक्चुअली इसका मतलब ये होता है नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ का ओरिजिनेट होना, ठीक है. इसी के बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा और चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि बायोजेनेसिस. तो बायोजेनेसिस है मतलब हम लोग कुछ लिविंग फॉर्म्स को लेके ही बात करने वाले हैं, ठीक है. सो देयर आर 3 or 4 scientists were there who was ready for this kind of experiment and they were talking about so many things. और इनके थ्रू काफी सारे कॉन्सेप्ट भी थोड़े थोड़े क्लियर होने लगे थे. जैसे कि पहला जो साइंटिस्ट था फ्रांसिस्को रेडी, कंपलसरी याद रखना नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ओके. सो फ्रांसिस्को रेडी, ही टुक सम काइंड ऑफ मीट, ओके, फ्लैश हम लोग बोलेंगे उसको, थोड़ा सा कुक कर लिया.
और उसने डिफरेंट जार्स लिए, एक ही साइज के बोल सकते हो, और उसके अंदर उसने फूड को रखा। कुछ जार्स में उसको कवर किया, कुछ जार्स में उसको कवर नहीं किया। ओके, जैसे कि देख लो यहाँ पे ऑलरेडी वन जार हैज बीन सीन ओवर हियर विद द फ्लैश इनसाइड, और उसने उसको कवर्ड कर दिया बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज अ पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ओके, दूसरे में उसने सेम सिनेरियो किया लेकिन मसलिन क्लॉथ यूज किया, और तीसरे में ओपन रख दिया। नाउ आज के बच्चे बहुत ज्यादा फेमिलियर है ऐसे सारे टॉपिक्स को लेकर, तुम लोग ही बता दो कि खराब किस में होने लगेगा। सिंपल सी बात है सर, जो एक्सपोज रहेगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगा, वो ही खराब हो जाएगा। तो देखो ओपन जार था, उसमें जो फ्लैश था उसके ऊपर लार्वा ऑफ हाउस फ्लाइज देखने मिले थे। किसके? हाउस फ्लाइज के लार्वास देखने मिलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि लाइफ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एंड ऑल दोस थिंग्स। ऐसे सारे सिनेरियोस हम लोगों को यहाँ पे देखने मिला था। ओके, सो ये जो दो कवर मेम्ब्रेन थे, मतलब कवर्ड एक्चुअली दो जार थे, उनके अंदर कोई भी कंटामिनेशन हम लोगों को नहीं देखने मिला था। ओके, जो सेकंड सिनेरियो था वो स्पालांजनी के नाम से फेमस था। ओके, जिसको हे इन्फ्यूजन्स के नाम सी स्पालांजनी का एक्सपेरिमेंट का जो मतलब है वो है, सी ही यूज्ड द सेम सिनेरियो व्हाट द रेडी हैज गिवन। सो अकॉर्डिंग टू द हे इन्फ्यूजन्स, ओके, हे इन्फ्यूजन्स मतलब एज अ सोर्स ऑफ फूड रखा। यहाँ पे सोर्स ऑफ फूड क्या था? तो फ्लैश था। यहाँ पे सोर्स ऑफ फूड क्या था? तो हे इन्फ्यूजन्स यूज करके सेम सिनेरियो किया, 3 जार लिया जिनमें से 2 ढके हुए थे, एक ओपन जार था, एंड अगेन ही ऑब्टेन्ड द सेम रिजल्ट ओनली। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसको स्पैशर के नाम से कहते हैं हम लोग, ओके, पहचानते हैं। सो ही हैज गिवन अ स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। तो स्वान नेक का मतलब क्या है? ही डेवलप्ड अ राउंड बॉटम फ्लास्क, जो कि उसका जो नेक था उसको उसने बेंड करके ऐसे स्वान शेप दे दिया। ओके, देयरफॉर द नेम हैज केम स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ओके, so took some sugar and yeast and they mixed together and as a provide as a nutrient medium. Okay, तो ये जो मीडियम था, अभी ये जो फ्लास्क के अंदर है, इसने क्या कर दिया? आगे से जो फ्लास्क बेंड था उसके ओपनिंग को सील कर दिया। ओके, बाय कॉटन प्लग एंड ऑल दिस थिंग्स। तो जैसे उसने बंद कर दिया, सो देयर इज नो एयर इनसाइड। ओके, तो ये सारी बातें क्या हो रही है? देयर इज नथिंग कंटामिनेशन वाज सीन इनसाइड, क्योंकि ये पैक्ड था, सील था। तो व्हेन ही ब्रोक दैट पर्टिकुलर फ्रंट माउथ एरिया, जो कि उसने क्लोज करके रखा था, सील्ड करके रखा था, और उसके बाद क्या हो गया? एटमॉस्फेयर से कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो थे वो एयर के साथ अंदर एंटर कर गए, और वो पर्टिकुलर मीडियम जो था उसके ऊपर ग्रो होने लगे। ओके, तो सी बट ओपन आफ्टर सम टाइम, इसके कारण क्या हो गया? अंदर इसके ऊपर कुछ चीजें ग्रो होती हुई दिखने मिली। अगेन द सेम कंक्लूजन निकलता है कि जो भी सारी चीजें थी वो ऑलरेडी एयर में थी, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, जिसके थ्रू लाइफ का ओरिजिनेशन हो रहा था। ओके, सी कमिंग टू द नेक्स्ट फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड एज द पानस्पर्मियाटिक थ्योरी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी के नाम से भी पहचानते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक ऑलरेडी आप लोगों को एक हिंट बता रहा हूँ, तो ध्यान देना ठीक से। जितने भी थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर उन थ्योरी का मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शनल नेम रखा है तो वो आपको कंपलसरी करना है, क्योंकि ऑप्शनल नेम्स के थ्रू भी कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। तो बी श्योर विद दिस पर्टिकुलर सिनेरियोस। ओके, सो पाम Spermiotic theory को बोला गया है extra terrestrial theory. The life is originated in the space and comes on the ground in the form of spores. तो ये ऐसा एक स्पोर था, ओके, जो कि लीफ लाइक अपीयर करता है। उसके अंदर ऑलरेडी एक ऐसा जीनोमिक कैरेक्टरिस्टिक डाला था और वो ही धरती पे आया था, एंड वहां से लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। तो ऐसे करके भी इमेजिनेशन किया गया था। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द कीमोजेनेटिक थ्योरी, जिसको मॉडर्न थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी अनदर नेम है, उसका नाम याद रखो। सो कीमोजेनेटिक थ्योरी का दूसरा जो नाम है वो है मॉडर्न थ्योरी। ओके, सो इन डिटेल में हम लोग इसको बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो बी श्योर विद दिस कीमोजेनेटिक थ्योरी को लेके, मॉडर्न थ्योरी को लेके अभी हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो ये जो मॉडर्न थ्योरी है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे? 3 पार्ट्स में, जैसे कि कीमोजेनी, बायोजेनी एंड कोजेनोजेनी। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमको समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आप लोगों को खत्म किया है, तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी आप लोगों को समझने के लिए। ओके, तो ये जो केमिकल इवोल्यूशन है, ये कीमोजेनी का मतलब क्या है? केमिकल इवोल्यूशन। अभी सिनेरियो क्या होता है? ऑलरेडी देखो धरती पे बहुत पहले जब धरती का फॉर्मेशन हुआ था, तभी जो कंडीशंस थी उस मैटर को ध्यान में रखते हुए आज के डेट में इसको थोड़ा सा अपडेट किया गया, मतलब एनालाइज किया गया था कि ऐसा सारा अगर कंडीशन होगा तो कैसे लाइफ हैज बीन ओरिजिनेटेड। फिर पता चला कि हम लोगों को ऐसे ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले कीमोजेनी में, केमिकल इवोल्यूशन में आप लोगों के सामने 2 साइंटिस्ट के नाम आते हैं, ओपेरिन एंड हेल्डेन।
अब ये ओपरेन एंड हेल्डन ने क्या सोचा, ये सोचा कि जब अर्थ फॉर्मेशन हो रहा था तभी जो कंडीशन थी उसी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंट किया गया। तो कंडीशन क्या ली वो लोग ने, हाई टेम्परेचर चाहिए था 800 डिग्री सेंटीग्रेड, एनर्जी वाज इन द फॉर्म ऑफ टू वेज, जैसे कि यूवी रेस एंड द लाइट रेस। लाइट रेस का मतलब क्या है, लाइटनिंग प्रोसेस जो उस समय के लिए थी, उस समय फॉर्मेशन अवेलेबल थी। नेक्स्ट होता है ब्रॉथ फॉर्मेशन, मतलब ये सारा जो इफेक्ट एक साथ आता है तभी अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम ऐसे गैसेस रिलीज होते थे, वाटर वेपर रिलीज होता था। ओके, नो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट, ये हम लोगों को याद रखना है। दिस वाज अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ओके, सो some simple chemical compound was formed like sugar, aldehyde, purines, pyrimidines, fatty acid, ऐसे सारे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होने लगा था। ओके, एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, यही तो समझने की बात है। अभी ऑक्सीजन ही नहीं अवेलेबल है तो कंडीशन क्या थी, अनएरोबिक कंडीशन थी। अभी ये जो भी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है जैसे कि शुगर, एल्डिहाइड, प्यूरिन, पायरिमिडिन, फैटी एसिड्स एंड ऑल, क्या ये हम लोगों को लिविंग सेल में देखने मिलती है? यस, बट ऑब्वियस सी बात है देखने मिलती है कि नहीं? प्यूरिन, पायरिमिडिन से तो हमारा जेनेटिक्स मटेरियल बने हुए हैं, राइट? तो इसी के फॉर्मेशन पे हम लोग पढ़ेंगे बायोजेनिक। तो सी बायोमोलिक्यूल फॉर्मेशन हैज बीन टेकन प्लेस। अभी प्रोटीन, प्यूरिन, पायरिमिडिन ये सारी बातें क्या है, शुगर ये सारी बातें क्या है, नथिंग बट योर बायोमोलिक्यूल्स। हम लोगों ने क्लास 11th में इसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ लिया है in the topic called as the biomolecules, right? So see, some complex biomolecules like the DNA and RNA is give rise to the proteins, जैसे कि transcription translation वाली प्रोसीजर होने लगी थी। Ultimately the DNA has been given rise to the RNA has been given rise to the proteins। तो ये जो प्रोटीन का पार्ट यहाँ से बना, किसमें बना, बायोजेनी में बना। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे का प्रोसीजर को देखेंगे, जैसे कि जिसको कहते हैं कोजेनोजेनी। ओके, इसको कहा जाता है फर्स्ट लाइफ फॉर्म। ओके, दैट इज अ फॉर्मेशन एंड इट्स इवोल्यूशन, मतलब ये कैसे लाइफ फॉर्मेशन हुआ और कैसा उसका इवोल्यूशन हुआ, ये सारी बातों को लेके हम लोग अभी डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो प्रोटीन प्लस ब्रॉथ जो फॉर्मेशन हो रहा था, इट इज नथिंग बट सी एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल वाज नोन एज अ प्रोटोबायंट। तो ये सारी चीजें जो आपस में एग्रीगेट हो रही थी, हम लोग उसको क्या नाम से कहेंगे, अभी प्रोटोबायंट्स को नाम से कहेंगे। ओके, लेकिन प्रोटोबायंट जो थे वो क्या नहीं कर सकते थे, वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, डिड नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, तो हम लोग उसको लिविंग फॉर्म नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, इसी के बाद हम लोगों को ई बायोन्स देखने मिले थे आफ्टर प्रोटोबायोन, जैसे कि उनको कहा जाता है इज इक्वल टू द कोएसरवेट्स। कोएसरवेट्स जैसी एक्टिविटी मतलब क्या, दे कैन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, इट इज अ फर्स्ट लिविंग फॉर्म माना गया था। ओके, सो दे वर शोइंग अ बडिंग काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उनको फर्स्ट लिविंग फॉर्म माना गया। एंड कोएसरवेट्स वाज एक्चुअली कीमो हेटेरोट्रॉप्स। ओके, जो भी उनका जो फिक्सेशन था, जो भी अपना फूड मटेरियल बनाते थे, दैट इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ केमिकल्स। ओके, आफ्टर दिस द लाइट वाज आल्सो स्टार्टेड यूजिंग। ओके, तो लाइट का यूज होने लगा तो कीमो फोटोट्रॉप्स वाली कैटेगरी आ गई। देखो कैसे कैटेगरी बनते जा रही है। ओके, सो कीमो हेटेरोट्रॉप से अभी कीमो फोटोट्रॉप्स। ओके, अब लाइट अभी भी स्टिल द कंडीशन इज व्हाट, एनाएरोबिक कंडीशन। ओके, मतलब कीमो फोटोट्रॉप से अभी क्या चालू हो गया, कीमो ऑटोट्रॉप्स चालू हो गया। ओके, अब कीमो ऑटोट्रॉप्स वर्ड आने लग गया, दैट मींस व्हाट, हियर द फोटोसिंथेसिस हैज बीन स्टार्टेड टेकन प्लेस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस था, यहाँ पे ऑक्सीजन ही रिलीज नहीं हो पा रहा था, तो हम लोगों को पता है ऐसे काइंड ऑफ प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एन ऑक्सीजेनिक प्रोसेस। ऐसा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि वाटर का यूज ही नहीं हो रहा है कि नहीं? नॉर्मली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू द C6H12O6 एंड द ऑक्सीजन इज रिलीज। लेकिन यहाँ पे वाटर एज ए हाइड्रोजन सोर्स यूज ही नहीं हो रहा था क्योंकि देयर वाज सम काइंड ऑफ द बैक्टीरिया मे बी प्रेजेंट लाइक सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा था, इसलिए एनऑक्सीजेनिक प्रोसेस नाम आ गया इसका। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे सी बिकॉज दे वर नॉट गोइंग टू यूज द CO2 एज अ मेन प्रोडक्ट, जो CO2 था वो लोग उसको यूज नहीं कर रहे थे। समझ में आ रहा है? इंस्टेड ऑफ दैट दे वर यूजिंग द सल्फर एंड ऑल दो सारी चीजों को यूज करके काम कर रहे थे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देन aerobic organism develop some pigments and release O2 in the atmosphere। हम लोगों ने इनको कहा साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया को हम लोगों ने काफी अच्छे से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था, राइट? तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये नॉर्मली हमारे जो 80% ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, दैट इज बिकॉज ऑफ द साइनोबैक्टीरिया ओनली। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इन्हीं के कारण एरोबिक कंडीशन डेवलप होने लगी थी। ओके, सो दैट इज व्हाट द केस ओवर हियर। तो इसी को प्रोटोबायंट्स एंड ये सारे जो टर्म्स हम लोगों ने अभी यूज किए, थोड़ा और आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट आप लोगों के कंफ्यूजन क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है। ठीक है,
So let's focus over here. Protobionts are nothing but also called as a precursor of the cell or the life. Okay, इसका देखो, ये जो प्रोटोबायंट्स है कोई उस जमाने में गया नहीं था देखने के लिए कि कैसे प्रोटोबॉन्ड्स फॉर्मेशन वगैरह हुए थे. सो दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिनेरियो, और उसके बाद वो हाइपोथेटिकल दिमाग में रख के ऐसे ऐसे कंडीशन हो सकती है ऐसा सोच के जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उसी के बेसिस पे हम लोगों को कुछ सारा कंक्लूजन्स मिलने लगा था. ओके, जैसे कि पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम द सराउंडिंग कुड सेपरेट कॉम्बिनेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग. मतलब क्या, एक्चुअली कुछ चीजें आ रही थी आपस में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ऐसी सारी चीजें, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें जब एक साथ आ रही थी तो ये आपस में आ रही थी, मिल रही थी और फिर से सेपरेट हो रही थी, आपस में मिल रही थी, सेपरेट हो रही थी, ऐसा सिनेरियो देखने मिल रहा था. लेकिन सिंस वी आर व्हाट कंसीडरिंग एज अ, see they could maintain a internal environment condition but they were unable to reproduce. इसलिए प्रोटोबायंट जो है ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हम लोग उसको फर्स्ट लिविंग फॉर्म कंसीडर नहीं करते. कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, कोएसरवेट्स, जो कि ओपेरन के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे था. तो अभी देखो यहाँ पे हीटेड एनाइट्रस प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड प्लेस्ड इन एक्वेस मीडियम. एक्वेस मीडियम क्यों चूज किया? क्योंकि जो भी थी फर्स्ट फॉर्म लाइफ थी वो पानी से ही थी, ये हम लोगों को पता है. ओके, तो पानी को एज अ मेन मीडियम यूज किया. दे फॉर्म्स अ हाइड्रो मेम्ब्रेन अराउंड इट. तो वो लोग क्या करते थे, कुछ मेम्ब्रेन बना लेते थे, अपने आप को एक आइसोलेट फॉर्म बना लेते थे. अब ये इनका जो कांटेक्ट है ये सराउंडिंग से नहीं है. बात समझ में आ रही है? ये लोग ने आपस में ही अपना खुद का एक सराउंडिंग नेचर बना लिया है. So they absorb water nothing but, okay, these are colloidal particles of the organic molecule called as a coacervate. तो ये लोग ने खुद की कॉलोनी बना ली थी. And these protobionts are without a lipid membrane. ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है. This coacervates was not having the lipid membrane. और जब भी हम लोग सेल को डिस्क्राइब करते हैं उसकी पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि दे हैव द बाइलिपिड मेम्ब्रेन. हम लोगों ने अगेन इसको बायोमोलिक्यूल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब डिस्क्राइब किया था तभी मैंने ये सारी बातें आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन की थी. ओके, so see the same scenario, protobionts are without a lipid membrane. You should keep in mind internal environment is there but don't reproduce. Okay, so coacervates also don't reproduce. तो फिर करता कौन है reproduce? तो ये देखने वाली बात है ना. तो हम लोग के लिए वो है माइक्रोस्फीयर्स, that is nothing but सिडनी फॉक्स जो नेम ऑफ द साइंटिस्ट है उन्होंने इसके बारे में बात किया था. So he eated anhydrous protein and polysaccharide, साथ में लिपिड को भी इंक्लूड कर लिया, which were placed in an aqueous medium. So they formation of bilipid layer coat, जो हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ा था, ऐसा कुछ बाइलिपिड मेम्ब्रेन उन लोगों ने देखने को मिला. और इतना ही नहीं, तो साथ में उन लोगों को बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन काइंड ऑफ एक्टिविटी देखने मिली थी. सो कोलॉइडल पार्टिकल ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्फीयर ओवर हियर. ठीक है, और यही हमारे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे. इसी के बाद हमारे बाकी जो ऊपर वाले सिनेरियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. ओके, द सेम थिंग. सो प्रोटोबायंट्स आर सी with a lipid membrane. These were the protobionts, लेकिन with the lipid membrane आप लोगों को यहाँ पे याद रखना माइक्रोस्फीयर में. ओके, इंटरनल एनवायरनमेंट था और वो बडिंग एंड फिशन दिखाते थे. ओके, सो देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं सो दैट इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू अंडरस्टैंड कि हाँ बाबा ये कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. Which is incorrect about the protobionts in abiogenetic origin of life. ओके, कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट ऐसे पूछा है. सी they were partially isolate forms of surrounding. yes, ये बहुत ट्रू है. हम लोगों ने देखा दे आइसोलेट फॉर्म में हाइड्रो वाली जो लेयर बनाई थी वो लोगों ने अपने पास में. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so they could maintain an internal environment. yes, they can maintain their internal environment. they are able to reproduce. no, as the topic called as a protobionts, they are not able to reproduce. हम लोगों ने देखा है they were just coming and getting separated. ऐसा बडिंग फिशन वगैरह टाइप हम लोग ने एक्टिविटी नहीं देखा था. ओके, so they could separate combination of the molecules from the surrounding. yes, ये पॉसिबिलिटी हो रही थी. ओके, सो दे कुड सेपरेट द कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग. तो जो गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे पूछा है वो है ये दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस. सो क्लियर हो गया तुम लोगों को. कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द केमिकल इवोल्यूशन. तो अभी एक्सपेरिमेंट, बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट चला जिसके थ्रू हम लोग को कुछ सिनेरियोस समझ में आई. ओके, सो सी हाउ फर्स्ट लाइफ गॉट ओरिजिनेटेड. इसी के बेसिस पे हम लोग अभी सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं टॉपिक को. So this was experiment given by the Operon and Helden in the year of 1953. तो इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं के सोच विचार को ध्यान में रखते हुए स्टैनली मिलर who is an American scientist and Urey has conducted an experiment. Also you can say has conducted an experiment, or you can say another word, that is the experimental evidence for the chemical evolution. तो ये एक एविडेंस था. ओपेरॉन और हेल्डेन के जो थिंकिंग था, जो वो लोग का काम था, उसी का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये लोग ने दिया है. किसने? स्टैनली मिलर एंड उरे ने दिया है. ओके,
सो एक्चुअली व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ, तो ये बोल रहे थे स्पार्क डिस्चार्ज apparatus, क्या apparatus का नाम दिया है, स्पार्क डिस्चार्ज apparatus नाम दिया हुआ है, ओके और इसको कहा जाता है स्टिम्युलेटिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जस्ट एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म किया गया था और इसमें जो गैसेस यूज किए थे उस समय क्या गैसेस प्रेजेंट हो सकते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, जैसे कि हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन एंड इवन वाटर वेपर वाज यूज्ड। लेकिन जो रेशो है 2:1:2 का रेशो, ये आपको कंपलसरी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन को याद रखना है। देखो यहाँ पे क्यू भी मेंशन किया, दैट मींस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। सो 2 फॉर द हाइड्रोजन, 1 फॉर द अमोनिया, 2 फॉर द मीथेन, ये आपको कंपलसरी ऐसे याद रखना है। superheated steam at 800 degree was done over there, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर लैब में क्रिएट करना पॉसिबल नहीं था, बट दे somehow managed to reach that particular temperature, that is 800 degree centigrade water vapor, okay, through boiling the water continuously, and they could able to perform this experiment, okay। इसके अलावा उनको एक लाइटनिंग इफेक्ट भी जनरेट करना था, जिसके लिए वो लोग ने एक्चुअली 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज किया था, ओके। सो हाउ मच द करंट वाज जनरेटेड, दैट इज अ 75,000 वोल्ट करंट वाज द जनरेटेड, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड फॉर द अराउंड 18 डेज, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। थोड़ा सा अभी आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहे आपके सामने दो महान चेहरे, जैसे कि स्टैनली मिरर एंड हरोल्ड उरे, ओके। तो ये दो बंदे थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और इसके बारे में सोचा, ठीक है। So let's move ahead. So this is how the experiment look like actually. ये एक बहुत अच्छा सा apparatus है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में भी अवेलेबल है। सो apparatus है मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, डायग्राम है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू शुड बी वेरी श्योर ओवर हियर। सॉरी। तो अभी हम लोग समझते हैं कि क्या क्या सिनेरियो यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को राउंड बॉटम फ्लास्क जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसी के साथ दो इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए हैं, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव टर्मिनल माना जाएगा, ठीक है, ओके। और इसी को स्पार्क चेंबर कहा जाता है, क्योंकि जो भी स्पार्क यहाँ से डेवलप होगा वही एज ए लाइटनिंग का इफेक्ट देने वाला है। और इसी के अंदर के तरफ हम लोगों ने सी मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन का यूज किया गया है, ठीक है, फाइन। तो ये सारी गैसेस उसके अंदर थी। अभी क्या करना है, तो अभी हम लोगों को एक और ऐसा राउंड बॉटम फ्लास्क लगेगा जिसके अंदर वाटर वाज यूज्ड टू बॉइल कंटिन्यूअसली, और जो भी स्टीम बन रहा था, जो भी हॉट वाटर स्टीम बन रहा था, यहाँ से वाटर वेपर्स बन रहे थे, वो स्टीम भी यहाँ पे जा रहा था। सो दिस इज हाउ द वाटर वेपर वाज गेटिंग अवेलेबल ओवर हियर। समझ में आ रही है बात, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया गया है यहाँ पे। तो ये लोग ने जो पहले के जमाने में एटमॉस्फेयर था वो यहाँ पे लैब में जनरेट करने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पे मिश्रण वगैरह हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह डेवलप हो रहा था, तो ये सारी चीजें एक्चुअली काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये हीट को कंडेंस करने के लिए देयर वाज कंटिन्यूअसली वाटर का मूवमेंट हो रहा था थ्रू द कंडेंसर, ओके। कोल्ड वाटर का मूवमेंट हो रहा था और यहाँ से आउटलेट हो रहा था। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंडेंसर क्यों लगा के रखा था, ताकि जो जो भी यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे वो एक्चुअली काफी गर्म होता था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रूम टेम्परेचर बना के रखने के लिए यहाँ पे कंडेंसर लगाया करते थे, और वहां से कंटिन्यूअसली कोल्ड वाटर का सप्लाई था, ठीक है। अब जो भी चीजें इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही थी नीचे के डायरेक्शन में, वो यहाँ से कलेक्ट की जाती थी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। कभी कैसे कलेक्ट किया जा रहा था, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम उसका सैंपल एनालिसिस करने के लिए कनेक्ट कर रहे थे। सो सी स्टॉक ऑफ फॉर द collection of liquid test, okay। So water containing organic compound, whatever the organic compound formation was used to obtain from here, they used to collect that thing, they used to go for analysis of these things, okay। और जो एक्स्ट्रा जो इनिशियल एयर था, जो भी ये ट्यूब में इनिशियल लेवल पे जो एयर था, वो एयर को पूरा सक करके निकाला गया था विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप। तो आई होप द apparatus इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। सारी चीजें एकदम सिस्टमेटिकली फॉर्म में यहाँ पे अरेंज की गई थी, ठीक है। सो मिलर एक्सपेरिमेंट उसको नाम दिया गया है। अभी जो सैंपल एनालिसिस कर रहे थे उनको क्या क्या चीजें मिली, सी अमीनो एसिड दे फाउंड इज एलानाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट AAGG, ये ऐसे उनको अमीनो एसिड्स मिले। और थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जब आगे चला, सो व्हाट अदर्स हैज आल्सो फाउंड दैट, अदर्स लोगों ने क्या नोटिस किया, जैसे कि शुगर्स का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन बेसिस का फॉर्मेशन, पिगमेंट्स का फॉर्मेशन, फैट्स का फॉर्मेशन, ऐसी सारी चीजें हो रही थी।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीजें एज ए एनालिसिस में देखने मिली। तो अलानाइन या फिर विच टाइप ऑफ द अमीनो एसिड हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये तुमको कंपलसरी क्वेश्चन बनता है। अलानाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामेट, ये ऐसे अमीनो एसिड थे जो उनमें से निकाले गए थे। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, ये जो एक्सपेरिमेंटल एरिया था वो हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। हाउ द लाइफ हैज बीन ओरिजिनेटेड, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ओके, इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी देखा। अभी क्या करना है, ऐसे क्या सबूत है जिसके बेसिस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि यस देयर वाज लाइफ हैज बीन कनेक्टेड, इवोल्यूशन हुआ है। जो भी पहले स्पीशीज थे उनका क्या सिनेरियो था, जो अभी प्रेजेंट करंट सिनेरियो है उन लोग का क्या सीन चल रहा है, ये सारी बातें हम लोग अभी कंपैरेटिव बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो एविडेंस हम लोगों को किस किस फील्ड से मिल सकता है, तो जैसे कि देयर आर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस आर अवेलेबल, एम्ब्रियो लेवल पे भी पढ़ाई की गई है। मतलब आज के डेट में सब कुछ पॉसिबल है, इवन द एम्ब्रियोस कैन बी कंपेयर्ड टुगेदर फॉर द इवोल्यूशन पार्ट। ओके, और पता किया जा सकता है कि क्या कॉमन एंड अनकॉमन चीजें हम लोगों को एज एम्ब्रियो लेवल पे भी देखने मिलता है। ओके, नेक्स्ट पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या देखेंगे कि एनालिसिस करेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट एनालिसिस बोल सकते हो यहाँ पे। ओके, फॉसिल्स का फॉर्मेशन होना, ये सारी बातें। ओके, नेक्स्ट बायोजियोग्राफिकल एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू द प्लेसेस, ये सारी बातें होगी। एंड फिजियोलॉजिकल एंड द बायोकेमिकल एविडेंस कैन बी आल्सो बी सीन। ओके, जैसे अल्कलॉइड, टैनिन्स एंड ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर को डिटेल्स में। सो ये जो 5 एरियाज है, 5 फील्ड है, ये कंपलसरी हो जाता है। इसी के कारण हम लोग चैप्टर्स को बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, सो क्या क्या है, मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल, बायोजियोग्राफिकल एंड फिजियोलॉजिकल और द बायोकेमिकल एविडेंसेस वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब। चलो मिलते हैं आगे के लेक्चर से। ठीक है, सो देखो, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में बात चल रही है अभी। ठीक है, सो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या क्या चीजें आएंगी, तो ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन को लेके। अभी यहाँ पे इसमें यही डेफिनेशन पूछा जा सकता है और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो दो मैंने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बताए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डेफिनेशन बेस्ड, और दूसरा क्वेश्चन बोलता है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना ठीक से। व्हाट इज होमोलॉगस ऑर्गन, होमो यानी सेम होता है, सो दे हैव द सेम स्ट्रक्चर और ओरिजिन यू कैन से, बट मे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। ओके, तो स्ट्रक्चर या फिर ओरिजिन पॉइंट सेम हो सकता है, लेकिन जो उस काम का जो नजरिया रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट काम हो सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल के बेसिस पे। जैसे कि देख लो, मैन, हैंड्स ऑफ मैन एंड 4 limbs ऑफ हॉर्स। ओके, दिस इज फॉर वॉक। सी, हैंड्स ऑफ मैन एंड 4 limbs ऑफ हॉर्स, हॉर्स में क्या काम करता है, तो वॉक करने के लिए काम करता है। ठीक है, हैंड्स ऑफ मैन एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल्स, तो वेल्स में क्या काम करता है, ये स्विमिंग का काम करता है। हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, अभी सारे वर्टिब्रेट्स के जो हार्ट है हम लोग बात करेंगे, फिश हार्ट से लेके कंप्लीटली मैमल हार्ट तक। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे कि हम लोगों ने बात कर चुके हैं, करेंगे क्या, बात ऑलरेडी कर चुके हैं ना, सर्कुलेशन में बात किया था हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो 2 चेंबर हार्ट, 3 चेंबर हार्ट, 4 चेंबर हार्ट हम लोगों ने देखा था। 2 चेंबर फॉर द फिश, 3 चेंबर फॉर द यू कैन से एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स, एंड देन कुछ रेप्टाइल्स जो थे जैसे कि क्रोकोडाइल जहाँ पे 4 चेंबर हार्ट था, एंड बर्ड्स एंड मैमल्स में हम लोगों ने 4 चेंबर हार्ट देखा भी है, राइट। तो ये जो सारी टेक्निक्स है, इन सब का कॉमन फंक्शन क्या है, तो ब्लड सप्लाई करना बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीजें कॉमन देखने मिल सकती है, जैसे कि देखो, थॉर्न्स ऑफ बोगनविला, बोगनविला जो पेपरी फ्लावर हम लोग जिसको कहते हैं, उनके जो थॉर्न्स होते हैं दैट इज होमोलोगस टू द टेंड्रिल्स ऑफ पैसिफ्लोरा। ओके, तो मतलब बोगनविला में ये जो थॉर्न्स डेवलप हुए हैं उसी की जगह से यहाँ से टेंड्रिल डेवलप हुए, किसमें, तो पैसिफ्लोरा दैट इज द पैशन फ्लावर। ओके, एंड ऑल्सो आप लोगों को कुकुरबिटास, कुकुरबिटास जो एग्जांपल होते हैं, जैसे कि कुकुरबिटेसी मतलब क्या, यहाँ पे आपका वाटरमेलन, ककड़ी, ये सारी जो एग्जांपल आते हैं, बिटर बॉटल गॉर्ड एंड ऑल दोस थिंग, बिटर गॉर्ड, तो ये सारी जो एग्जांपल्स आते हैं उनके पास आप लोगों ने देखा ही होगा कि आपको टेंडल्स देखने मिलते हैं, है ना। तो ये कुकुरबिटेसी का एक peculiar family characteristic भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, these are the examples of the divergent evolution। तो ये आपको कंपलसरी वर्ड याद रखना है। तो क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, एक तो होमोलॉगस का डेफिनेशन, दूसरे जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स कंपेयर किए वो, और तीसरा तो ये एग्जांपल्स किस काइंड ऑफ एवोल्यूशन की तरफ इशारा करते हैं, तो डाइवर्जेंट टाइप ऑफ एवोल्यूशन को बताते हैं। इसी के अलावा अभी एग्जांपल्स खत्म नहीं हुए, थोड़ा और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, जैसे कि इन अपोइंशिया, जैसे कि फाइलोक्लाइड के नाम से हम लोग उसको कहते हैं। तो फाइलोक्लाइड स्टेम एंड द स्टेम्स ऑफ एनी अदर प्लांट दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो ये याद रखना। ओके, तो अपोइंशिया में जो स्टेम होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट,
होमोलोगस ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन, तो ये भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि देखो, इट इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री। क्या इंडिकेट करता है? तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसके अलावा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इट शोज अ एडेप्टिव रेडिएशंस। ओके, तो एग्जांपल्स यहाँ पे आता है वर्टिब्रेट हार्ट्स एंड द वर्टिब्रेट ब्रेन्स। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि देखो फोर लिम्स ऑफ द व्हेल्स, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा था फोर लिम्स ऑफ द ह्यूमंस एंड द हॉर्स के बारे में, तो इसके अलावा मैंने आप लोगों के सामने व्हेल्स, बैट, चीता, हॉर्स एंड ह्यूमंस, ये सबका एग्जांपल कंपेयर करके रखा है, ठीक है। देन फोर लिम्स ऑफ द मैमल्स एंड द विंग्स ऑफ द बर्ड्स। देन सी माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट, जैसे कि कॉकरोच फॉर द बाइटिंग, चूइंग एंड सी mosque for the mosquito for the sucking and the piercing. These are the modifications which will be seen. origin उनका सारा सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन उनका जो काम रहता है वो डिफरेंट रहता है। Okay, then thorns on the bougainvillea, already we had known that the function is protective, whereas the tendril is for the climbing purpose. Okay, so both are modified auxiliary bird. Again, this is very very important over here. Okay, so they are auxiliary bird. What is auxiliary bird? तो यहाँ पे मेन स्टेम होता है, यहाँ पे लीफ पेटियोल होता है, तो इस एंगल में जो बर्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये अगर बोगनविला के बारे में बात करें तो ये थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गया है, वेरएज द बाकी सब के बारे में बात करें तो ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया है। ओके, फाइलोक्लाइड तो ऑलरेडी पता है, स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओपेनशिया में जो स्टेम होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ओके, और जो दूसरी बात है वो एक्चुअली ग्रीन इन कलर होता है, सो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और उनके ऊपर ही आपको जो ये बोलते हैं ना लीव्स जो होते हैं, दे आर गेटिंग मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन्स, ओके, टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, क्योंकि दे ग्रो इन द हॉट डेजर्ट क्लाइमेट कंडीशंस। तो ये सारी बात हम लोगों ने की विद रिस्पेक्ट टू द होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सिनेरियो चलेगा, जो नेक्स्ट टॉपिक ठीक इसका अपोजिट रहेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द एनालॉगस ऑर्गन्स? तो ऑर्गन विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड द ओरिजिन बट परफॉर्म द सेम फंक्शन। ऊपर क्या था, फंक्शन डिफरेंट था, अभी क्या है यहाँ पे फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर वगैरह जो है, ओरिजिन वगैरह है, वो डिफरेंट है। ओके, सी ऑर्गन्स विद द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट द सेम फंक्शन। ओके, विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट, दीज आर सी फ्लाइंग फंक्शन, सेम फंक्शंस है ना। सो लेकिन विंग्स ऑफ बर्ड्स में क्या है, दे हैव द बोन्स, व्हेयरएज इंसेक्ट में काइटिनेस एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है। ओके, सी नाउ आईज ऑफ सिफेलोपोड्स एंड आईज ऑफ द मैन, इनका काम क्या है देखना, ठीक है। फाइलोक्लाइड स्टेम जो होता है इन अपोन्शिया व्हिच हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, whereas the leaves of the any other plant उनका भी फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। ओके, सो these are the example of convergent evolution। तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, convergent evolution। तो डिफरेंस बिटवीन आपको करना आना चाहिए बिटवीन द कॉन्वर्जेंट एज वेल एज द डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस। ओके, सो नेक्स्ट एनालॉगस ऑर्गन के बारे में बात करें तो और भी हम लोगों के पास होता है, जैसे कि नो कॉमन एंसेस्ट्री विल बी सीन, इंडिकेट्स कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब सिमिलर हैबिटेट्स। ओके, एग्जांपल्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखे थे, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि देख लो, विंग्स इन बैट्स और बर्ड्स, दीज आर बोनी, विंग्स इन द इंसेक्ट, दीज आर बटरफ्लाइज आर काइटेनियस व्हिच इज द फंक्शन इज फ्लाइंग, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स, जैसे कि बर्ड्स, डॉल्फिन, मैमल्स, आर फंक्शन इज स्विमिंग। ओके, आई ऑफ एन ऑक्टोपस एंड द वर्टिब्रेट्स इज फॉर विजन, दैट इज देखना। एंड फाइलोक्लाइड के बारे में अभी फिर से नहीं बताऊंगा, दैट इज द सेम एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम एंड स्वीट पोटैटो इज अ रूट, फंक्शन क्या है दोनों का, फूड स्टोरेज है कि नहीं। नेक्स्ट, क्लोराजन cells of the earthworm and the liver of the vertebrates, they perform the same, that is a urea synthesis function। तो ये सारी बातें हो गई। तो अभी यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे ट्विस्ट किया जाता है। Which of the following shows the analogy पूछा है, okay, with respect to the analogous question है। तो यहाँ पे देखो eye of the octopus and the mammals, यही हम लोगों ने देखा था, जो कि विजन करते हैं। बाकी सब देखो, vertebrates of the heart हम लोगों ने देखा था, then thorns of the bougainvillea and tendrils, no, and the vertebrates of the brain। So these are all same category, divergent evolution के example है, whereas this is a convergent evolution का example है। Okay, so ये आप लोगों को यहाँ पे clear हो गया है from the above topics। और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि देखो और भी एक क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पे, the organs of the different species that are related to each other through common descent through becomes functionally different। देखो फंक्शन हो गया डिफरेंट, तो सीधा सीधा आंसर है होमोलॉगस आंसर, क्योंकि वेस्टिजियल एनालॉगस नन है, तो ऐसे नहीं होगा, होमोलॉगस विल बी द आंसर फॉर यू। एनालॉगी इज फाउंड बिटवीन, सो विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड द इंसेक्ट आर द आंसर। बाकी सारे पॉइंट्स एक बार गो थ्रू कर लो, यू विल गेट योर ओन आंसर्स वेरी इजीली। ओके,
एक बार इसको अंडरस्टैंडिंग कर लो, कंपेयर कर लो हमारे ऊपर वाले लिस्ट के साथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा, तुमको इतना ही मेहनत करना है। ओके, तो नोट्स को प्रॉपर्ली गो थ्रू करो और पढ़ते रहो बार बार, ठीक है। कमिंग टू द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, दोज आर नो लॉन्गर इन यूज, हम लोग उसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे कि मैन में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स वेस्टिजियल माना जाता है। इन एक्वेटिक एनिमल्स दिस मेम्ब्रेन्स कवर्स द आइस, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को, ओके, क्योंकि हम लोग को इतना ज्यादा यूज नहीं होता है उसके बारे में, ठीक है। We have the two eyelids, upper and the lower eyelids, but the nictitating membrane of the third eyelid, okay, nictitating membrane जो होता है उसको हम लोग third eyelid कहते हैं, which is nictitating, that is see vestigial to us but moves in the aquatic animals for the protection purpose, ठीक है। हमारे लिए जो थर्ड आईलिड है वो nictitating membrane है, लेकिन काम नहीं करती। अपेंडिक्स के बारे में तुम लोगों को पता होगा, ओके, जो हमारे पहले के एंसेस्टर थे वो डाइजेशन करते थे सेलुलोज का, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। ओके, विजडम टीथ जो होता है ये अगेन मोलार टीथ के नाम से फेमस है। अगेन इट इज अ हमारा बोल सकते हैं वेस्टिजियल होता है। देन मसल्स ऑफ द पिन्ना, हम लोग उसको मूव नहीं कर सकते। ऑरिकुलर मसल्स होते हैं, है ना, तो एक्सटर्नल ईयर जो मूवमेंट होते हैं वो हम लोग में नहीं होते। ओनली वेरी फ्यू मेंबर्स आर देयर, मतलब फ्यू ह्यूमंस ही है जो अपना एक्सटर्नल पिन्ना को हिला सकते हैं। लेकिन पिन्ना हिलाना मतलब क्या, एक्चुअली जिस डायरेक्शन से साउंड आ रहा है उस डायरेक्शन में पिन्ना का मूव करना, जो कि एनिमल्स में पॉसिबल है। ओके, मेल्स के पास मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। सी फीमेल्स के पास क्लाइटोरिस जो होता है वो वेस्टिजियल होता है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि फ्लाइटलेस बर्ड्स में आता है ऑस्ट्रिच। तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर है, ओके, आप लोग फेमिलियर हो इन सारी बातों से। नेक्स्ट जो होता है इन पाइथन, जैसे कि पाइथन इज अ कैटेगरी ऑफ स्नेक, है कि नहीं। सो इट्स रिमेन ऑफ फीमर एंड द पेल्विक गर्डल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कंपैरेटिवली, तो ध्यान देना ठीक से। पाइथन नाम के जो स्नेक्स होते हैं इनके पास बोला गया है कि फीमर एंड द पेल्विक गर्डल्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर रूडिमेंटरी और द वेस्टिजियल एंसेस्टर के कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब इनके जो एंसेस्टर है उनके पास ये लिम्स हुआ करते थे, ओके, अटैच। तो ये बताता है हम लोगों को फीमर एंड द पेल्विक गर्डल्स होना मतलब क्या, एंसेस्टर के पास लिम्स होना, ठीक है। और हॉर्सेस जो थे इनके पास स्प्लिंट बोन्स थे। फाइन। इसके अलावा देयर इज अ 2-4 कैटेगरी और सम मोर और कैटेगरी है, देखो उसको भी। एटरविज्म या फिर रिवर्जन। एटरविज्म मतलब क्या, इफ सम एंसेस्ट्रल कैरेक्टर आर प्रेजेंट, जैसे कि बेबी जो बॉर्न होता है उसके पास जो बोल सकते हो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो थोड़ा सा और इलोंगेटेड होता है, यानी टेल लाइक अपीयर करता है। तो ये जो होता है ये एटरविज्म और रिवर्जन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी सम एंसेस्ट्रल कैरेक्टर रिमेन्स। हमारे जो पूर्वज थे उनको भी पूछ हुआ करती थी, राइट। तो सी फंक्शनल ऑरिकुलर मसल्स, जैसे कि हम लोग कान हिला सकते हैं। लायन बॉय मतलब क्या, पूरे बॉडी पे फर प्रेजेंट होना, बाल प्रेजेंट होना पूरे बॉडी पे। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक व्हिच गोज अंडर द टॉपिक कॉल्ड एज एटरविज्म और द रिवर्जन्स। ओके, सो दिस इज वेरी फेमिलियर एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स। आगे हम लोग बात करेंगे कनेक्टिंग लिंक से, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए यहाँ पे आप लोग जितना भी मैंने पढ़ाया है आज के लेक्चर में उतना गो थ्रू कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।